क्या नाम है? ओंकार। गुड इवनिंग ओंकार। गुड इवनिंग सर। रिप्लाई नहीं आ रहा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लो, एक लेफ्ट भी कर दिया। शुभम हो जा। नहीं, शुभम है। तो नेक्स्ट we are starting the first chapter of civics, which is power sharing. एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप एक चैप्टर नहीं, आज आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। एक क्लास में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे। और दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे कोरिलेटेड है? पावर शेयरिंग का मतलब क्या है बताइए? ये मैंने पावर लिखा है, ये किसका साइन होता है मैथ्स में? माइनस। when you cut your powers, that means we are ready to sharing our powers. For suppose we have to take all the powers, ये सारे पावर्स मेरे पास हैं, है ना? तो it is a chance, it is the possibility to misuse of powers. अरे बोलो yes या no? Yes, sir. है ना? That's why. और यदि एक फॉर्म और बताता हूं आपको कि सारे पावर्स मेरे हैं, मेरे पास रियल पावर्स, आई हैव ऑल द रियल पावर्स, एंड आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है? और आपको मैंने कोई भी पावर्स देखने भर के लिए नॉमिनल पावर दे के रखे, मतलब मैं अपनी डिसीजन आपको दे सकता हूं, आपको फॉलो करना ही होगा, है ना? तो ये भी पावर शेयरिंग नहीं हुआ। पावर शेयरिंग क्या है कि हर एक के पास पावर होना चाहिए अपना डेवलपमेंट करने के लिए। बोलिए, हर एक के पास पावर, मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, हर एक के पास पावर होना चाहिए अपनी पर्टिकुलर स्टेट, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए। और इस मामले में किसी को किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं। यदि आप इंटरफेयर करोगे तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। देखिए, 2 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर दोनों के पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हाँ या ना? हाँ, यदि दोनों एक दूसरे के पढ़ने के तरीके में इंटरफेयर करेंगे तो क्या दोनों अच्छे से स्टडी कर पाएंगे? अरे बोलिए, नहीं। तो हर एक को राइट देना चाहिए कि वो अपने तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकता है। हर एक को राइट देना चाहिए कि वो अपने तरीके से अपनी पॉलिसी बना सकता है। इसी का नाम है चैप्टर 1, पावर शेयर। अब इसमें आते हैं 2 कंट्री। देखिए, 2 कंट्रीज। पहली कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम का कंपोजिशन कैसा था वो बताता हूं आपको। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसकी पॉपुलेशन जो थी वो पॉपुलेशन है 1 करोड़। ऐसे तो लेस देन लिखा है, मैं 1 करोड़ ले लेता हूं। और जब कंपेयर करते हैं हरियाणा से, तो हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़। कितना? मतलब हरियाणा एक स्टेट है इंडिया का, उसके भी हाफ पॉपुलेशन है। इसे कंपोजिशन की बात करते हैं, एथनिक कंपोजिशन की। तो कैसा था? 50% लोग क्या बोलते थे? बोलो, कुछ याद आ रहा है? ये चैप्टर हुआ है। 49% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे, है ना? 1% क्या बोलते थे? अरे, जर्मन बोलते थे। क्या बोलते थे? और लगभग
50% या मोर देन 50%, एक 60% लोग क्या बोलते थे, ये 60% कैसे हुआ सर? 50% to 61, 10% हुआ। चलो कंपेयर कर ले लेते हैं, कंपेयर के लिए। वैसे आप बुक में पढ़ेंगे तो ये 60% दे रखा है। खैर, समझाने के लिए, मेजोरिटी किसकी है बताओ? डच की मेजोरिटी है ना? माइनॉरिटी में कौन आ गए? फ्रेंच। कमाल की बात ये है कि जो माइनॉरिटी है वो रिच एंड प्रॉस्परस था। ठीक है, और कमाल की बात ये है कि बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रसेल्स, वहां पे रूल कौन कर रहे थे? फ्रेंच। कौन कर रहे थे रूल? फ्रेंच। और कमाल की बात है कि ब्रसेल्स को डिवाइड करें तो 80% कौन थे? फ्रेंच। और 20% कौन थे? डच। जबकि रूरल एरिया में ये लोग ज्यादा थे, अर्बन एरिया में ये लोग ज्यादा थे। अब क्या हुआ कि डच वालों को एक डर, डच वाले डर गए, डी फॉर डच, डी फॉर डर। ये लोग डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग बहुत अमीर हुए तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो लैंग्वेज किसकी बोलनी पड़ेगी? फ्रेंच की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इलेक्शन होंगे तो सबसे ज्यादा सीट्स किसकी? क्योंकि ये लोग अमीर हैं। तो इस प्रकार का एक टेंशन क्रिएट होने लगा। कहां पर? बेल्जियम में। किनके बीच में? डच और फ्रेंच के बीच। आप क्या समझते हैं ये टेंशन ने आगे चल के क्या रूप लिया? क्या ये लोग आपस में फाइट किए? ये सब सोचते रहिए। इससे पहले एक कंट्री और, इससे पहले कंट्री और, हमारा नेबरिंग कंट्री क्या? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। कहां आजाद हुआ? 1948 में। अब इसमें एफर्ट्स दो लोगों ने लगाए, एक थे सिंगलीस, हाँ सिंगलीस, और एक थे तमिल। अब ये तमिल भी दो प्रकार के थे, एक जो वहां बेसिकली तमिल थे, जो कोई दिक्कत की बात नहीं, और एक इंडियन थे। अब ये भी दो प्रकार के थे, एक थे हिंदू और दूसरे थे मुसलमान। ठीक। अब ये लोग कितने थे? ये 74% थे। कितने थे ये? ये कुछ 15% के आसपास थे। उसमें भी 6 to 7% कौन थे? इंडियन थे, है ना? तो इन लोगों ने सेलिस से तमिल ने अपील की कि हमारा देश आजाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, तो आप हमें भी उतनी ही सीट दीजिए, वही अपॉर्चुनिटी दीजिए जो आप खुद के लिए तय कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम 74% थे, हमारे एफर्ट ज्यादा थे किसमें? फ्रीडम में। तो लैंग्वेज भी कौन से बोली जाएगी? सिंहली बोली जाएगी। अच्छा, ये लोग किस रिलीजन को मानते थे? ये लोग फॉलो करते थे, ये बुद्धिस्ट थे। क्या थे ये? तो इन्होंने इनके लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, बौद्ध धर्म के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए। ये यही नहीं माने, इन्होंने असेंबली में अपने लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व करवाई, रिजर्वेशन भी किया। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक थी। इकोनॉमिक आप ले गए, पॉलिटिकल आप ले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब बात आती है किस पे? रिलीजन की। हम थोड़े इमोशनल रहते हैं, एशियन जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो कोई हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो फिर वहां बवाल हो जाता है। क्या हो जाता है? बवाल हो जाता है। तो यहां पर इन्होंने अपने रिलीजन को किनके ऊपर थोपा कि नहीं, आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? बौद्ध धर्म फॉलो करना पड़ेगा।
अब तमिल को लगा कि हमारा जो रिलीजियस एक्सिस्टेंस है वो खतरे में है। ये हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रंट पे नहीं सोच रहे हैं, ये हमारे लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे नहीं सोच रहे हैं, है ना। हमें स्कूल्स में नहीं, कोई सीट्स नहीं है, एजुकेशन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं है, ठीक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिलीजन भी आपका मानना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बना दी, इसको टोटल इग्नोर कर दिया, तमिल को। तो अब तमिल वालों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। तो क्या सिंगली एक ही बात सुन रहे थे तमिल की? नहीं, सुन नहीं रहे थे। तो इन दोनों के बीच अब 1960 से लेके, ये ले सकते हैं तारीख आप, 1960 से लेके 2000, एक कहानी और सुना देता हूँ। 1990 के तक कुछ ऐसा टेंशन क्रिएट हुआ कि श्रीलंका में क्या होने लगा, सिविल वॉर। क्या होने लगा? हाँ, ये कैप्टन अमेरिका नहीं, सिविल वॉर। ये कंडीशन ऐसी आ गई कि तमिल किसको मारने लगे? सिंधी। उन्होंने खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, उसका नाम रखा LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। बोलो, लिबरेशन, लिबर्टी से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसका नेता था प्रभाकरन। कौन था? प्रभाकरन। ये प्रभाकरन वही है जिसने राजीव गांधी की हत्या की, ठीक है। अब एक छोटी सी स्टोरी ऐड करता हूं मैं, अच्छा लगे तो बताना, कि जब बहुत ज्यादा बात हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब अब ये कि सेने कहीं भी देखते तभी उनको गोली मार देते, ठीक। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी से। तो भारत ने यहां से कौन सी आर्मी भेजी? शांति सेना। कौन सी भेजी? शांति सेना। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि आप जाओ तमिल को समझाओ कि वॉर नहीं करना, वॉर करना बुरी बात। तो जब भी समझाने जाते वो इंडियन को गोली मार देते। 3-4 दिन ऐसा हुआ तो इंडियन आर्मी ने ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट से, और 1 हफ्ते के भीतर में LTT खत्म। जो 30 साल से परेशान कर रहा था, LTT का पूरा सफाई कर दिया। कितने 7 दिन के भीतर पूरा LTT खत्म हो गया। और उसका नेता भाग निकला, उसका नाम क्या था? प्रभाकरन, जिसने आगे चल किसकी हत्या की? राजीव गांधी। तो ये हालात बस से बदतर होते गए, और आज श्रीलंका क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया है? दिवालिया हो गया, से बस कुछ बचा नहीं। इसकी इकोनॉमी पे इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर लिया है? चाइना। चाइना कंट्रोल हो गया इसकी श्रीलंका पे, केवल एक चीज न करने से। और वो चीज क्या थी? इन्होंने पावर शेयर नहीं किया। इन्होंने पावर शेयर नहीं किया। अब देखते हैं क्या ऐसा बेल्जियम में भी हुआ। बेल्जियम वालों पता? अच्छा, अमीर कौन था बेल्जियम में? फ्रेंच लोग थे ना। अच्छा, थोड़ा गरीब कौन था? डच, है कि नहीं भाई? साथ ही साथ इन्होंने इनको भी बुलाया, 1% वालों को भी। हाँ, और कहा 1 कप चाय पियोगे? बोले हाँ सर। तो इन लोग सबको लिए 1 कप चाय आई, सबको बैठा एक टेबल पे, और कुछ, हाँ हाँ, और कुछ एक बढ़िया सा मॉडल बनाया, उसमें 3-4 बातें थी। देखिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ये तय किया गया। जितने मेंबर हमारे उतने मेंबर आपके, ठीक है। रूरल में भी और अर्बन में भी। जहां तक बात रही एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वो भी, मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पे बोल रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वो आपके लिए भी, ठीक है। अच्छा, तीसरा, इन्होंने
जब इनकी सारी बातें मानी, देखिए होता क्या है, यदि मैं आपकी 2 बातें मानता हूं तो आप भी मेरी एक बात मानते। तो उन्होंने कहा बस एक काम कर लेते, बोले बताओ क्या करें। ये डच एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेते, तो इन्होंने एक लैंग्वेज, ना डच ना जर्मन, इन सबको रिस्पेक्ट देते हुए कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं की। इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है बताना? नहीं। वो कहते हैं हिंदी बोलो, लेकिन हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ध्यान सुनना, ऐसा डिक्लेयर क्यों नहीं किया? 1964 में हम बोल रहे थे कि इंग्लिश में कामकाज बंद कर दीजिए और क्या क्या अपनाइए? हिंदी। इसका विरोध कहां हुआ? साउथ में, क्योंकि साउथ वाले सब इंग्लिश स्पोकन है, वो सब इंग्लिश बोलते हैं, तो दे अपोज टू स्पीक हिंदी। तो यहां सब समझ गए कि यदि हमने हिंदी भाषा को, सुनो, किसी को इंसिस्ट किया कि आप हिंदी ही बोलेंगे तो क्या होगा? एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा, इन्होंने भी ना डच को, ना जर्मन को, ना फ्रेंच को, किसी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। हाँ बेटा, कल ठीक। हम कहाँ थे? किसी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के बेस पे भी सबको ऐसा एहसास हुआ कि हम पे कोई भी लैंग्वेज, यदि आप जर्मन हो बोलो ना जर्मन, कोई दिक्कत थोड़ी मेरे को। आप डच हो बोलिए जो बोलना है आपको, आप फ्रेंच हो बोलिए फ्रेंच, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा लगा सुन के? अब यदि मैं बोलूं कि नहीं आपको एक ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तो क्या होगा? तो आपको जो मैं बोल रहा हूं, इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू हैव टू आल्सो स्पीक इंग्लिश। ये थोड़ा बाय फोर्स नहीं हुआ, है ना? तो ये 3-4 बातें बेल्जियम के मॉडल में रखी गई और ये एक्सेप्ट किया गया सबके द्वारा, सबने कहा। और यहाँ पे एक म्यूचुअल बॉन्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, जो कहाँ थी? ब्रसेल्स में। फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई। क्या बनाई गई? लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, दोनों का काम क्या था देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इशू पे क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉ बनाएगी। और लोकल गवर्नमेंट क्या काम करेगी? लोकल गवर्नमेंट काम करेगी कि आपका जो कल्चरल इंटरेस्ट है, आपका जो रिलीजियस इंटरेस्ट है, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, उसकी रक्षा कौन करेगी? उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो तीनों गवर्नमेंट को वो पावर दिए गए और वो ड्यूटी दी गई। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता और स्टेट गवर्नमेंट लोकल में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो एक सॉवर्निटी क्रिएट हुई। सॉवर्निटी मतलब क्या होता है? कि नोबडी हैव द राइट टू इंटरफेयर इन माय मैटर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको 4 बातें यहां लिख रहा हूं, ये आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडिया में है ये? अरे, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है भारत में? अरे, डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिख रहा आपको? ये नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? है। ये नहीं है? जर्मन है। ये थर्ड पॉइंट क्या है? नो ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई, नो ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा हूं कि आप यही बोलो। तो मैं गुजराती भाऊ, गुजराती बोलो ना। खड़ी गम्मा, खड़ी गम्मा, खम्मा खड़ी। राजस्थानी बोलो, की बड़ी काका, जो बोलना है बोलो। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ी है ना? तो आपको छत्तीसगढ़ी बोलनी है, छत्तीसगढ़ बोलिए। इंडिया में तो सबसे ज्यादा ये इसी चीज को फॉलो किया गया। कहां पर? इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 क्लियर होता है, मतलब कंप्लीट होता है। नाम है
पावर शेयरिंग। अरे, और आपका यहीं से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। यदि कोई आप मेरे लाइन पर हैं, है ना, तो चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में अच्छा, आपने इन दोनों केस स्टडी से क्या सीखा बताइए, श्रीलंका से और बेल्जियम से? पावर शेयरिंग इज एसेंशियल, पावर शेयरिंग इज एसेंशियल, कंपल्सरी है। If you sharing the powers, then you avoid the conflict, then you avoid the disputes. If you ready to division the power on any basis, horizontal कर दीजिए या वर्टिकल कर दीजिए, है ना, लेकिन यदि आप पावर शेयरिंग करते हैं वेरियस लेवल पे, तो हर लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, हर लेवल पर डेवलपमेंट हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप इंटरफेयर नहीं करते, यदि किसी को आप इन्फोर्स नहीं करते हैं, तो रिलीजियस यूनिटी भी बनी रहती है, बोलिए, मेंटेन रहती है, ठीक है। यदि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, तो वो देश एक बॉन्ड में बना रहता है। हर कोई फील करता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं, और जो राइट्स दूसरे के पास हैं, चाहे मेजोरिटी हो माइनॉरिटी है, मेजोरिटी को यदि राइट्स मिला है और माइनॉरिटी को भी वही राइट्स मिला है, तो माइनॉरिटी भी अच्छा फील करती है, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई कम्युनिटी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब, यदि आज आपको ये मानना पड़ेगा कि जितना मेल का रिप्रेजेंटेशन है उतना फीमेल का नहीं है। पॉलिटिकल फ्रंट पे बात करें तो, आईएएस आईपीएस में बात करें तो, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, इतना पार्टिसिपेशन फीमेल का नहीं इंडिया में, जितना कि होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो आप इसके क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन करो चैप्टर 1 की। Explain the ethical composition of Belgium। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आता है। सेकंड, इन विच ईयर श्रीलंका गॉट द फ्रीडम, बताओ। 1948 हाँ, why Tamils opposed to Sri Lanka government? Sri Lankan government, श्रीलंकन गवर्नमेंट का अपोज क्यों किया तमिल, बताओ। क्या उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, कोई पावर्स था? हाँ, नहीं था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम ने क्या क्या सुधार किया, क्या क्या प्रस्ताव माने? इसमें सारी बातें, हाँ, डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंट्रल पे, सेंट्रल क्या करते थे, लॉ मेकिंग, स्टेट क्या करता था, लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता था, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट क्या काम करती थी, कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी। Why power sharing is compulsory? ये 3 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 3, ये 1।
अरे ओंकार, Yes, sir. और कौन है? ओंकार, हेलो ओंकार, Yes, sir. शुभम, यस सर। कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, हो गया, लिख लिए, आप लिख लिए। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? फेडरलिज्म मतलब होता है व्हेन यू डिवाइड द पावर्स एट लीस्ट टू लेवल्स, एट लीस्ट टू लेवल, दो लेवल पे पावर को डिवाइड करना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। समझ गए? टू डिवाइड द पावर्स एट लीस्ट इट इज कॉल्ड। फेडरलिज्म। क्या इंडिया में फेडरलिज्म है? आप बताइए, इंडिया में फेडरलिज्म है क्या? इंडिया में पावर को दो या दो से अधिक लेवल पर डिवाइड किया गया है? किया गया ना? तो फेडरलिज्म के कोई दो तीन फीचर बताइए, बोलिए। हाँ, कोई भी एक या दो, फेडरलिज्म के कोई दो या तीन फीचर बताओ। चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स डिवाइड द पावर या शेयरिंग द पावर at least two levels. At least two levels. चलिए, आंसर याद नहीं आ रहा है। इंडिया में क्या, अभी याद रहेगा, इंडिया में क्या टॉप मोस्ट कंट्री, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कौन सी है बताना? सेंट्रल। अच्छा, इसके बाद, इसके बाद अभी अभी आपने जो सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना, किस पे काम करती है? नेशनल इशू पे, हाँ कि ना? स्टेट, जो भी पर्टिकुलर रीजन में इसका रूल है, मतलब रीजनल इशू पे, रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ, हाँ रीजनल इशू, रीजनल इशू या रीजनल डेवलपमेंट पे काम करती है। लोकल गवर्नमेंट किस पे काम करती है? कम्युनिटी डेवलप, हाँ अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? जैसे आप वाटर की सर्विस देखते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सुना है आपने? वाटर सर्विस देता है वो, हाँ, नगर निगम पानी देता है, लाइट की व्यवस्था करता है आपके लिए, रोड लाइट लगाता है, अरे बोलो, लगाता है, सफाई करवाता करवाता है ना? और दूसरी बात, ये सबके अलग अलग काम है। नेशनल इशू ये देखेंगे, रीजनल इंटरेस्ट ये देखेंगे, कम्युनिटी इंटरेस्ट या जो लोकल इंटरेस्ट है वो ये देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट देखेगी। उसके बाद इंडिया को मैं एक फेडरल कंट्री क्यों बोलूंगा? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कैसे किया गया है वो भी देखिए। डिवीजन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव बेसिस पे किया गया, सबको क्या दिए गए हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए। क्या दिए गए हैं?
अब इसको समझिएगा, ये 3 लिस्ट में डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बताओ यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 97। कितने हैं? 97। जिसपे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में कितने सब्जेक्ट हैं? 67, जिसपे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट आती हैं, एक सेंट्रल और दूसरा स्टेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट सुन लीजिए, ये 97 सब्जेक्ट्स में नेशनल इंटरेस्ट रहेगा, है ना? इसमें क्या रहेगा? ये नेशनल इंटरेस्ट। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो आप, इंफ्रा समझते हो, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ओपन करना, आत्मानंद, ये जितने भी काम होते हैं ये कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इस पे लॉ बनाते हैं। कुछ बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज, है ना, चाइल्ड लेबर, ऐसे कुछ क्या होते हैं। आजकल तो बढ़ गया साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो यदि जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर यदि क्या बनाना है लॉ, तो कौन? दोनों लोग बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और, यदि इन दोनों में झगड़ा हो गया तो किसका कहना मानेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, यूनियन किसका कहना मानेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि इंडिया में पावर को डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट और कॉन्करेंट। इसलिए इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है। अच्छा, हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? अरे, दोनों का मतलब समझते हो? जुडिशरी किसी पर, किसी के इफेक्ट में नहीं है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, करती है क्या? है ना? तो जहां कहीं पर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में फाइट भी कर लेते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? हमारा जुडिशरी, है ना? जुडिशरी क्या करती है? दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। ऐसी 2 स्टेट में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्या विवाद था? गोदावरी, अरे कावेरी, कावेरी नदी थी, कावेरी जल विवाद था। उसको सॉल्व किया किसने? हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। तो यदि 2 स्टेट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? कोर्ट सॉल्व करेगा। उसके लिए हमारे पास सिस्टम क्या है? जुडिशरी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आप लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? Explain its 5 features. फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर है, इसमें कितने लेवल होते हैं? कम से कम 2 लेवल। वाह, five features. Second, why India is a federal country? इसमें क्या बताओगे? कौन, कितनी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, कितने सब्जेक्ट्स? इस पे लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? और वो सब्जेक्ट कौन कौन से? नेशनल इंटरेस्ट मतलब डिफेंस या फॉरेन मैटर्स? फॉरेन मैटर्स, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, है ना, उसमें हमला करें कि ना करें,
है ना, ऑपरेशन सिंदूर, डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती। स्टेट लिस्ट कितने सब्जेक्ट, कौन लॉ बनाएगा? सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बनाना, हाँ। बिल्डिंग्स, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर, नहीं नहीं, वो लॉ नहीं बनाती, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। यदि मान लीजिए दोनों के बीच में क्या हो गया, फाइट हो गई, तो किसका कहना मानेंगे? सेंट्रल का। कोई है? ओंकार, माइक ऑफ किया। Yes, sir. ओंकार, Yes, sir. ठीक है भैया, इतना समय रिवाइज करें। दो देश होते हैं, एक बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम में डच बोलने वाले ज्यादा थे, लेकिन वो गांव में थे, वो गरीब थे। फ्रेंच बोलने वाले कम थे, लेकिन वो अमीर थे, शहर में रहते थे। गरीब को अमीर से डर लगता है, आज भी लगता है, कल भी लगता था। डर लगा कि कहीं हमारे राइट्स न छीन लें, कहीं हम पर अपनी पॉलिसी फोर्स ना कर दें, ठीक है, टेंशन बढ़ा। श्रीलंका में भी, श्रीलंका जो कब आजाद हुआ? 1948 में, है ना। वहां कौन लोग थे? सिंहलीज और तमिल। तमिल में भी कौन लोग थे? जो बेसिक और इंडियन। इंडियन में भी कौन थे? हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। अब ये बहुत कम थे, 15 to 16% तमिल थे, बाकी सब कौन थे आपके? सिंहलीज थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, रिप्रेजेंटेशन अपना किया, ठीक है, राइट्स अपने लिए रखे, सुविधाएं अपने लिए रखी, रिलीजन भी अपना रखा, उसको प्रिजर्व करने के सारे एक्ट इन्होंने खुद बनाए। तो अब तमिल भी डरने लगे। जब कोई डरता है तो दो बातें होती, या तो वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाएगा डर के, और या फिर वो क्या करेगा? जो उसको डरा रहा है वो उसे डराएगा, वरना बचाव करेगा। या तो चुपचाप बैठ जाओ, या फिर यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमला करो, अटैक। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इन्होंने अटैक किया, क्या बना के? एलटीटी बना के, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, है ना। 30 से 40 साल तक श्रीलंका में क्या चलता रहा? सिविल वॉर। श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी करप्ट हो गई, डाउन हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया उसका। आज उसकी इकोनॉमी किसका कब्जा हो गया? चाइना का। रीजन केवल एक था, बताइए क्या था? उसने क्या नहीं किया? पावर शेयरिंग नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या बेल्जियम ने भी ऐसा किया? जब टेंशन बेल्जियम में बढ़ रहा था, उन्हें सबको बुलाया, डच, फ्रेंच और जर्मन, और तीनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, है ना। और किसी को नहीं बोला कि आपकी लैंग्वेज, आपको हमारी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। और डिवीजन ऑफ पावर किया, कौन से लेवल पे? सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती थी? लॉ बनाती थी, जबकि लोकल गवर्नमेंट क्या करती थी? उनके कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी। ये क्या हुआ? पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म मतलब जब आप पावर्स को कम से कम दो लेवल पर डिवाइड करते हैं या शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। क्या इंडिया में है ये? इंडिया ने पावर को डिवाइड किया है, लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड किया है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अंडर द 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97, है ना। क्या नेशनल इंटरेस्ट के सारे सब्जेक्ट पे कौन डिसीजन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है कौन लेगा? ये इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है।
कॉन्करेंट लिस्ट में जो सेंसिटिव इश्यू रहते हैं दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, लेकिन यदि डिस्प्यूट हुआ तो कहना किसका मानेंगे? लास्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी। ये क्वेश्चन आप लिख के लाइएगा, यदि आप नहीं लिख के लाए तो फिर मैं इसका नोट्स भेज दूँ, ठीक है? समझ में आया Yes, sir. अच्छे से? आपको समझ में आया अच्छे से? वो आधे घंटे में 2 लेसन खत्म, 6 एक लेसन और कर लें, पढ़ना हो? हाँ दोनों चैप्टर हो गए ना अलग-अलग। अरे वो एक ही थे, सर फेडरलिज्म उसी में है, पावर शेयरिंग में ही है, क्या बात कर रहे हो? आप तो शॉर्ट में खत्म कर दिए, मेन में। क्या में तो वही, अच्छा इसमें से अलग कोई बता दे तो कहना, इसमें से कोई अलग बता दे। यूट्यूब पे चले जाओ, आप यूट्यूब पे चले जाओ, अपने अपने स्कूल में पूछना, कोई इससे अलग कुछ पढ़ा दे बोल रहा हूँ। अभी ये चैप्टर आधा बाकी है वैसे। हाँ बोलो। आपने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था ना हिस्ट्री का, उसमें मेन बता दिया था आपने। हाँ जो अभी बता रहे हैं ना आपके स्कूल वाले, समझ भी नहीं आ रहा। कैन आई, मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं, ये तार फंसा है, ओंकार है। नेशनलिज्म का स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्लास 9 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्लास 9 से। हाँ क्लास 9 से। अरे 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? वहां से कहानी स्टार्ट हुई, जैकोबिन क्लब बने और उसने नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे यूरोप में फैलाया, ठीक है? उसने कहा कि आप पर कोई एक व्यक्ति रूल नहीं कर सकता, आपको भी अपना ओपिनियन देने का अधिकार होना चाहिए। फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइड थी? 3 सेक्शन में। इसको मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, ए बी और सी, भी नाम नहीं लेता, नोबल क्लर्की और ये सब। ए बी और सी, ए और बी को सारे राइट्स बाय बर्थ मिल जाते थे विदाउट एनी मेरिट। क्या ये बात सही थी? सही था, विदाउट एनी मेरिट। तो उन्होंने समझाया कि आपको राइट्स मिलना चाहिए, आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, और राइट सबके लिए इक्वल होना चाहिए, है ना? टैक्स पेयर कौन था? केवल सी सेक्शन था, ए और बी नहीं था। इन सारी बातों को लेके क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये बोला गया कि कोई राजा या कोई किंग और कोई क्वीन हम पे रूल नहीं करेगा, हम एक नेशन की तरह रहेंगे, अलग अलग स्टेट में की तरह नहीं रहेंगे कि कोई स्टेट में फ्रेंच रह रहा है, कोई डच रह रहा है, कोई जर्मन रह रहा है, कहीं इटालियन रह रहा है, नहीं, हम सब मिलके एक देश की तरह रहेंगे। तो ए वन कंट्री मीन्स वन आइडेंटिटी, एक कंट्री की एक पहचान होती है, एक फ्लैग होता है, एक ही फ्लैग होता है, 10 फ्लैग नहीं होते, एक ही नेशनल एंथम होता है ना? और एक ही असेंबली होती है जिसमें सब लोग आ सकते हैं, ठीक? एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक ही लॉज होते हैं, यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब हमने कहाँ सीखा? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये स्कूल नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कहाँ से स्टार्ट कर दिए? स्टार्ट कर दिए सर, वो उधर से चालू किए थे। फिर उसके बाद नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए, है ना, सिविल कोड 1804, वो आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर दिया, ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिया, कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया, टैक्स कम कर दिए, है ना? ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर जब वो, हाँ, जब वो कहाँ गया, जब वो कहाँ गया, वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीतने गया और रशिया से हार गया, तब कौन सा वॉर हुआ? कौन से वॉर में हारा वो? बैटल ऑफ वाटरलू 1814। तो कहाँ ट्रीटी हुई? ट्रीटी हुई वेना में। कब हुई? 1815 में। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि नेपोलियन ने जितने भी रिफॉर्म्स किए उसको अब अंडू कर दो, मतलब
और बर्बन डायनेस्टी का जो रूलर था वो वापस रिस्टोर हुआ, और फ्रांस को 3 तरीके से घेर लिया गया। और क्या है, फिर इसके बाद 1821 में एक और मूवमेंट स्टार्ट होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्टिनेंटल, जो 1831 में ग्रीस आजाद होता है। और नेशनलिज्म की फीलिंग ना केवल जैकोबिन क्लब फैला रहे थे, बल्कि जो हमारे आर्टिस्ट थे, रोमांटिज्म मूवमेंट है ना, हाँ, प्ले के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उस फीलिंग को वो पूरे यूरोप में फैला रहे थे। इस कल्चरल मूवमेंट को बोलते हैं रोमांटिज्म। ये हुआ, ठीक है। अगेन फिर क्या आता है, 1830 से लेके 1848 का वो टाइम पीरियड जब पूरे वर्ल्ड ने, या यूं कहें यूरोप ने क्या देखा, हार्डशिप, हंगर एंड रिवोल्ट। इकोनॉमिक हार्डशिप देखी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा, है ना, और लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, ऐसा इतना पैसा नहीं था कि वो खाने के लिए कुछ सामान खरीद सके, और जो लोग कुछ काम कर रहे थे उनको बाय फोर्स काम करवाया जा रहा था, और यदि कुछ पैसे दिए भी जा रहे थे तो बहुत कम दिए जा रहे थे। ऐसे जो एक मोमेंट हुआ 1843 में, वेवर्स ने मना कर दिया उनके लिए काम करना। क्या होता था, वेवर्स कुछ काम करके देते थे, बना के देते थे, उनको हाई प्राइस बेचते थे और इनको बहुत कम पैसे देते थे। तो फाइनली 1848 में जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे, मतलब बहुत ज्यादा उदार थे, नरम स्वभाव के थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। अभी तक पूरे यूरोप के समझ में आ गया था कि, और नेपोलियन के रिफॉर्म्स का स्वाद यूरोप टेस्ट कर चुका था। मतलब यदि आप किंग और क्वीन रूल रहे, यदि किंग को रूल करना है करो, क्वीन को रहना है रहो, पर जनता अब ये कहने लगी थी कि नेपोलियन के रिफॉर्म्स को एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए। मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ट्रांसपोर्ट अच्छा करो, कम्युनिकेशन अच्छा करो, टैक्स कम करो, वो सारी बातें जो नेपोलियन ने की थी वो अब हर एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड कर रहा था, हर लोग डिमांड कर रहे हैं। इसी के चलते क्या, कौन सी कंट्री आजाद हुई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जिसका आर्किटेक्ट कौन था बताओ, अरे वो आपके बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक है, उसने जर्मनी को आजाद करवाया। एक और आप याद रखें, जब फ्रांस छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा, मैटरनिच। ये याद करें आप, वो 4 पिक्चर याद करें, भागता हुआ नेपोलियन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना, उन पिक्चरों को आप याद करें, याद रखें मतलब, ठीक है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, इटली यूनिफाइड होता है, ठीक है, अगेन उसी भावना के साथ, उसी फीलिंग के साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। अब जब सब लोग पावरफुल बन रहे थे, है ना, इटली, जर्मनी, फ्रांस हो चुका था, ठीक है, ग्रीस हो चुका था, अमेरिका पहले से मौजूद था, इंग्लैंड पहले से ही था, ब्रिटेन। तो एक रीजन था बाल्कन रीजन में, जब ऑटोमन एम्पायर का इफेक्ट कम हुआ, ब्रिटेन ऐसा किया, ऑटोमन एम्पायर का इफेक्ट कम हुआ, तो जो छोटे छोटे देश थे, बुल्गारिया, अल्जीनिया, अल्बेरिया, ये जितने भी देश थे वो सब आजाद हुए। यहाँ क्या, बाल्कन रीजन में जितने छोटे छोटे देश थे, यहाँ के रिसोर्स बहुत अच्छे थे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे थे, और बाकी नेचुरल तो था ही। तो सारे पावरफुल कंट्री की नजर इस बाल्कन रीजन में गई कि हमें इस पे कब्जा करना है। तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हुआ, जिसका रिजल्ट कहाँ मिला, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। खत्म कहानी, और क्या। अब ये स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आता, ऊपर से आता है तो। अब तो ये कहानी, इसका कहानी क्या है, अरे हाँ सुनो, रुको रुको रुकिए आप, क्या नाम आपका, श्रेया, फीडबैक देते जाए आप, फीडबैक दीजिए, फीडबैक। हाँ नहीं, इनका तो आप तो रहते ही, आपका फीडबैक पूछ रहा था, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू।
उनका आ क्यों नहीं रहा?